मैं आज की इस बैठक में आपका स्वागत करता हूं और हमारे आज के वक्ता हैं बहुत सीनियर और बहुत ही सुलझे हुए ये सलाहकार, और मैं उनको अपने बड़े भाई का दर्जा देता हूं, अपने गुरु को गुरु ही मानता हूं। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है पिछले 10-12 सालों में इनसे, मैंने कर जानकारी प्रकाशन किया है। मैं आपका स्वागत करता हूं और इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा अपने मुराद सिंह जी से। मुराद सिंह जी, नमस्कार साहब। मुराद सिंह जी, मैं अनुरोध करूंगा कृपया सदस्यों का स्वागत करें। सभी को नमस्कार साहब। नहीं चले तो फिर दूसरे माइक को अनम्यूट कर दीजिए। आपसी बात हो रही है। आवाज आ रही है सर? मुराद सिंह जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है साहब। नमस्कार साहब सभी को। एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स की ओर से मैं आप सभी वक्ताओं और श्रोताओं का, पार्टिसिपेंट्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। सर, जैसा कि आपको विदित है, पिछले लगभग 3 साल से आपका एसोसिएशन बहुत ही शानदार और अच्छे किस्म के क्रियाकलाप कर रहा है और इसी दिशा में आज की वेबिनार आयोजित की है। आज के वरिष्ठ वक्ता का परिचय अभी पराग जी ने दिया ही है आपको, तो आशा है कि हम सभी अग्रवाल जी को सुनकर लाभान्वित होंगे। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद मुराद सिंह यादव जी, आप जयपुर से हैं और एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल के राजस्थानी में आप जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं आज की जो बैठक का होस्ट कर रहे हैं, तो आज कमांड कर रहे हैं वो नोएडा से मिस्टर एडवोकेट के.एम. तिवारी साहब हैं और दीपक गोयल बुलंदशहर से हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े भाई, अपने मार्गदर्शक सीए आर.के. अग्रवाल साहब को कृपया अपना उद्बोधन रखने की कोशिश करें। पराग सिंगल जी, मैं ये चाहूंगा कि आप जरा स्क्रीन शेयर कर दें। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर आप। मैं आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज के दो टॉपिक हैं सेकेंड एंड थर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(2) of CGST Act and whether Form ITR 5 or ITR 7 is to be filed by NGO and charitable trust society company। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा सबका उद्देश्य रहता है कि हम आपस में अपने व्यूज एक दूसरे के साथ शेयर करें। Let others be enriched by sharing your views, knowledge and experience। अभी लेटेस्ट हमारे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर M.R. शाह और सुप्रीम कोर्ट ने सैटरडे को 9th कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में यंग लॉयर्स को एक एडवाइस दी थी कि those who want to join the litigation must learn some basic requirements
to become a successful lawyer, नहीं, according बात to me, आगे तक सही है, जहाँ से कोटरा की while व्यवस्था appearing in the court, सही से है। 4 P's are important. First, prepare, perfection, presentation and politeness. ये 4 P उन्होंने जो है important मानी है for successful lawyer. और मेरा ये मानना है कि हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, सक्सेस के लिए 3 D की और आवश्यकता पड़ती है: डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन फॉर द काज ऑफ क्लाइंट्स। इनके चलते ही हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वेबिनार में आई एम थैंकफुल फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द हार्ट to all the hosts, organizers and office bearers of the Association of Taxpayers and Professionals National Forum with Kar Jankari Pakshik for giving me an opportunity to present my views on second and third proviso of section 16(2) of CGST Act and whether form ITR 5 or ITR 7 is to be filed by the NGO and Charitable Trust Society Company. My heartiest congratulations to host, organizers and all the office bearers for organizing the webinar on the subject for the professional friends by providing professional knowledge at their doorstep. First of all, I will present my views on second and third proviso of section 16(2) of CGST /UPGST Act, conditions for taking input tax credit, and thereafter I will present my views on filing of ITR by NGO and Charitable Trust Society Company on the ITR 5 or ITR 7. It gives me great pleasure to present my views on the provisions of second and third proviso of section 16(2) of CGST Act /UPGST Act, condition for taking input tax credit हमारे स्पीकर बहुत बेकार है, under chapter बहुत बेकार है, 5 of CGST Act, आवाज तो बहुत तेज बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। UPGST Act of input tax credit and related rules 37 of UPGST rules relating to these proviso before all the learned friends. The GST Act has been implemented on 1st July 2017, and even after passing of more than 5 years, there are many problems faced by the businessmen and our professional brothers. The input tax credit is soul of the GST, and the ITC should be allowed to the taxable person without any problem smoothly. But there are various ifs and buts in the provisions of the Act and rules. The working of the departmental officers is also not positive, rather against the businessman with predetermined mind and on the directions of the high-ups to restrict, disallow the ITC on the one pretext or the other pretext. Before coming to the subject allotted to me for my views, I am summarily giving the
provision of section 16(2) of the Act, the conditions to be fulfilled for availment of the ITC. जो सेक्शन 16 है वो सारी कंडीशंस प्रेस्क्राइब करता है कि किस कंडीशंस में हमारे को आईटीसी मिलेगा, और मेनली सेक्शन 16(2) जो ये है वो प्रेस्क्राइब करता है कंडीशंस। और जो ये सेक्शन 16(2) स्टार्ट हो रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, नॉन ऑस्टेंसिव क्लॉज से ये चालू हो रहा है। इट मीन्स कि इस सब सेक्शन में जो दो प्रोविजंस हैं, जो भी वो ओवरराइडिंग प्रोविजंस हैं इन अदर सब सेक्शंस ऑफ सेक्शन 16। तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं कि कम से कम ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आईटीसी अलाउ होगा, उसमें शुरुआत में सिर्फ 4 कंडीशन थी, ए बी सी डी। ए था he is in possession of a tax invoice or debit note issued by the supplier registered under this act or such other tax paying documents as may be prescribed. Tax invoice or debit note issued as per section 31 of the act on the prescribed form as per rule 46 of CGST rules. ये पहली कंडीशन थी। उसके बाद दूसरी कंडीशन बी थी। अभी मैं ए को अभी बात को डिस्कस करूंगा, जो बात को इंट्रोड्यूस किया गया है। बी जो है, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ, और इसमें एक्सप्लेनेशन है, डीमिंग प्रोविजन है जिसमें ये डीम्ड किया गया है कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड मानी जाएंगी इन 2 कंडीशन में है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रिसिपेंट or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of titles to the goods or otherwise. Second, where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person. ये जो बी कंडीशन है, he has received the goods or services are both, ये आज की डेट में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। और इसमें जो है डिपार्टमेंट कई जगह ये कहता है कि गुड्स आपके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, आपके यहाँ इतना बड़ा गोडाउन नहीं है, आपके यहाँ गुड्स आया नहीं है, इसलिए आपके द्वारा ये गुड्स रिसीव नहीं हुआ। जबकि आपकी आज की बिजनेसमैन अपने खर्चे बचाने के लिए अपने गोडाउन पे, अपने बिजनेस प्लेस पर वो गुड्स नहीं लाता है, और जहां से खरीदता है वहां से ही डायरेक्टली वो अपने रिसिपेंट को, अपने परचेजर को भेज देता है। लेकिन जीएसटी एक्ट में जैसा कि प्रावधान है, शिप टू बिल टू के हिसाब से वो कर सकता है, लेकिन शिप टू बिल टू वो इसलिए नहीं करना चाहता है कि जिससे जो उसका परचेजर है उसे ये पता चल जाता है कि ये माल कहाँ से आया है, तो वो डायरेक्टली वहां से ही खरीदेगा। अच्छा। इसलिए वो बिल टू शिप टू ना करके माल यहाँ से उठाता है और डायरेक्टली जो है अपने बिजनेस प्लेस पे लगा के सीधा जो है वो परचेजर को जो है सप्लाई कर देता है। लेकिन इस परिस्थिति में डिपार्टमेंट जो है वो क्वेश्चन करता है कि गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, और 2 जगह काम। ऐसे ही और भी कंडीशन हैं जिसमें कि डिपार्टमेंट ये मानता है कि गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। NHAI से पूरी रिपोर्ट मंगाते हैं कि ट्रक इस रोड से क्रॉस हुआ या नहीं हुआ। अब ये ड्राइवर किस रूट से लेकर आ रहा है ये परचेजर के हाथ में नहीं होता है। ड्राइवर अपना टोल टैक्स
बचाने के चक्कर में गांवों से लेकर वो माल को लेके आता है। तो उस परिस्थिति में भी डिपार्टमेंट कई बार इसमें ऑब्जेक्शन लगाता है कि ये जो है माल जो है वो प्राप्त ही नहीं हुआ। एक थर्ड कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, और वो है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 आर्ट सेक्शन 43 कैपिटल ए, द टैक्स चार्ज in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of said supply। इसमें ये कंडीशन लगाई है कि यदि जो भी सप्लायर है उसके द्वारा एक्चुअली जो है टैक्स का पेमेंट होना चाहिए, तभी जो है उसका आईटीसी मिलेगा। लेकिन टैक्स का पेमेंट सप्लायर के द्वारा किया जाएगा, ये जो परचेजर है, जो रिसिपेंट है, उसके हाथ में नहीं हो, ना उसका कोई कंट्रोल उसके ऊपर होता है। इस सबसेक्शन क्लास को 16(2)(c) को जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में डिफरेंट टैक्सेबल पर्संस के द्वारा चैलेंज की गई हैं, जो कि आज की डेट में भी पेंडिंग चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक केस में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि सारे केसेस जो हैं 16(2)(c) से संबंधित जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई है उसको ट्रांसफर करके वो डिसाइड कर दें। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने यहाँ ट्रांसफर करने से मना कर दिया। इस तरह के प्रोविजन दिल्ली वैट एक्ट में भी सेक्शन 9(2)(g) के अंतर्गत थे, जिसको कि जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया, बीइंग वॉल्यूटिव ऑफ आर्टिकल 14 and 19 of the Constitution of India by the Honorable Delhi High Court in Arise India case. The department had filed the SLP number 67750 of 2017 in the case of Commissioner of Trade and Taxes Delhi versus Arise India Limited before the Honorable Supreme Court, and the Honorable Supreme Court has dismissed the SLP on dated 10/1/2018, and the decision of the Honorable Delhi High Court has been upheld. The provision of section 9(2)(g) of the DB Act is as under, which is similar to the section 16(2)(c), और 16(2)(c) वैसा ही है जबकि 9(2)(g) है, और 9(2)(g) को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर किया जा चुका है। तो इस आधार पे जो है इस सेक्शन 16(2)(c) को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज नहीं तो कल ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर किए जाने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसमें एक और चीज है, कोई भी एक्ट, कोई भी रूल किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए कंपेल नहीं कर सकता जो करने में सक्षम नहीं। आज हमसे ये कहा जाए कि सप्लायर के द्वारा जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक जो है हमें इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, जबकि वो डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, उसके बैंक का अकाउंट है, वो और भी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, हमारे द्वारा जो है सारे टैक्स इनवाइस, GR, EB बिल आदि सब मौजूद हैं। तो हम कैसे उसे कंपेल कर सकते हैं? हमारे पास कौन सा ऐसा हथियार है जिससे कि हमें उसे सप्लायर को कंपेल कर सकें कि नहीं तुम इसका पेमेंट करोगे, और यदि पेमेंट नहीं करोगे तो हमें ITC नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं। ये सारे अधिकार डिपार्टमेंट के पास तो हैं। डिपार्टमेंट तो टैक्सेबल पर्सन को कंपेल कर सकता है, कंपेल कर सकता है कि आप रिटर्न फाइल करिए, टैक्स का पेमेंट करिए और उसके बाद ही आगे को बढ़िए। ये परचेजर के पास कोई अधिकार नहीं। दूसरा क्या है, जो प्रोविजंस सेक्शन 37, 38, 39 में रिटर्न्स के थे, GSKR 1, 2, 2A, 3
वो सारे के सारे जो हैं उस रूप में एप्लीकेबल नहीं हो सके जिस रूप में कि शुरुआत में इसे एप्लीकेबल करना चाहते थे। लेकिन आज भी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परचेजर के ऊपर है कि आईटीसी जब ही मिलेगा जबकि उसके सप्लायर के द्वारा पूरा टैक्स सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसमें जो सेक्शन जो कान में लगाने वाला था वो दिख जाए तो वो भी दे दो। जो सेक्शन 16(2)(c) है उसमें सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 है और 41 ये कहता है जो फाइनेंस एक्ट 2022 से पहले था उसमें क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयरऑफ, इसमें प्रोविजनली सेल्फ असेस्ड करके आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं और इसमें कहीं भी कोई भी टाइम लिमिट इस तरह की नहीं थी कि जो सप्लायर है वो कब तक इस टैक्स का पेमेंट सरकार के खाते में करे। सेक्शन 2C, सेक्शन 16(2)(c) आप देखेंगे कहीं भी टाइम लिमिट इसमें कहीं नहीं लिखी हुई है कि एक्चुअली पेड कब तक करना है उसे, और ना ही सेक्शन 41 में ये कहा गया है कि प्रोविजनली लेने के बाद कब तक वो पेमेंट करेगा तब तक जो है आपका भी प्रोविजनली रहेगा और यदि नहीं होगा तो कब जो है रिवर्स किया जाए। लेकिन अभी फाइनेंस एक्ट 2022 में इसको सब्स्टिट्यूट करा गया है 41 को और उसमें जो है सब सेक्शन 2 ऑफ 41 में ये प्राविधान किया गया है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड by the registered person under subsection 1 in respect of such supplies of goods or services or both tax payable whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with the applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed। और इसी के साथ एक प्रोविजो भी जोड़ा है, उसमें कहा है provided that where the said supplier makes the payment of the tax payable in respect of aforesaid supplies, the said registered person may reavail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed। ये जो सब सेक्शन ये सेक्शन 41 सब्स्टिट्यूट की गई है इसमें भी कहीं टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि रिसिपिएंट को कब ये रिवर्स करना है, ना ये टाइम लिमिट कहीं इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है, ना सेक्शन 16(2)(c) में प्रिस्क्राइब किया गया है कि कब इसको रिवर्स करना है या कब तक वो पेमेंट कर सकता है। तो ये 41 के हिसाब से यदि सप्लायर पेमेंट नहीं करता है तो उसको जो है रिवर्स करना है और जब वो पेमेंट कर देगा तो वो जो है आईटीसी रिक्लेम्ड कर सकता है। The reversal of ITC will be included in column 4B2 of the GSTR 3B and ITC will be reclaimed in column 4A5 of GSTR 3B। ये जो 16(2)(c) है उसमें जो है ये सेक्शन 41 में ये अमेंडमेंट लाए हैं, लेकिन ये अभी कब से इफेक्टिव होगा ये अभी नोटिफाई होना बकाया है। फाइनेंस एक्ट 2022 में इसे सब्स्टिट्यूट तो कर दिया लेकिन इफेक्टिव डेट अभी तक जो है नोटिफाई नहीं की है। इसके बाद जो डी है उसमें लिखा है ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ही का मतलब ये है जो परचेजर है, जो रिसिपिएंट है, जो आईटीसी क्लेम कर रहा है, द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज हैज फर्निश्ड टैक्स रिटर्न इन फॉर्म 3G GSTR 3B claiming the ITC of the goods and services as per provisions of the Act। ये 4 कंडीशन ओरिजिनली थी जिसके अनुसार उसे जो है आईटीसी मिलता था, लेकिन उसके बाद जो है
आपका डबल ए ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2021, जो कि 1/1/22 बाई नोटिफिकेशन नंबर 39 और 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21/12/21 के माध्यम से ये एप्लीकेबल किया गया है। और इसमें जो है the details of invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। 37 में GSTR1 जो सप्लायर के द्वारा भरा जाता है उसके माध्यम से इसको जो है इन्फॉर्म करना है, और वो इन्फॉर्म जो है GSTR 3B 2B के हिसाब से रिसिपेंट के उसमें आ जाता है, ऑटो ड्राफ्टेड हो जाता है ये। और इसमें जो है पहले GSTR 2A में आता था, लेकिन अब 2B जो है वो एप्लीकेबल किया गया है, और 2B के हिसाब से जो है वो हमें ITC जो है वो क्लेम करना है। और 2B जो है वो जब विद इन टाइम प्रेस्क्राइब जो है वो यदि फाइल करेगा सप्लायर तभी ही आएगा, यदि लेट फाइल करता है तो वो नेक्स्ट मंथ के 2B में आएगा, और उसी के हिसाब से हमें जो है उसको क्लेम करना है। एक जो है वो सब क्लास BA और बढ़ाया गया है, ये फाइनेंस एक्ट 2022 से इंसर्ट किया गया है, लेकिन अभी जो है इफेक्टिव डेट इसकी नोटिफाइड नहीं हुई है। और इसमें ये कहा है द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। सेक्शन 38 में सब सेक्शन 2 क्लास B के सब क्लास 1 से 6 तक जो आइटम्स प्रेस्क्राइब्ड हैं उसमें ITC कैन नॉट बी अवेल्ड और सेम आर रेस्ट्रिक्टेड। तो यदि उस टाइप के कोई इनपुट टैक्स है तो वो हम नहीं ले सकते हैं, ये भी प्रेस्क्राइब किया गया है इसमें। लेकिन ये अभी कब से इफेक्टिव होगा, ये अभी जो है इसकी इफेक्टिव डेट जो है वो नहीं प्रेस्क्राइब की गई है, नोटिफाई की गई। जो इस सेक्शन 16(2) में फर्स्ट प्रोविजो है, वो फर्स्ट प्रोविजो है प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस are received in lots or installments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of last lot or installment। It means कि यदि कोई इंस्टॉलमेंट में लॉट्स में आपका माल आ रहा है तो उसका ITC जब ही लेंगे जब जो लास्ट का इंस्टॉलमेंट है या लॉट है वो जब आपको प्राप्त होता है तब ही आप जो हैं उसका जो है ITC ले सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं उन प्रोविजंस पर जिस पे कि स्पेशली आज मुझे अपने व्यूज डिटेल में आपके समक्ष रखने हैं। सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 16(2) जो है वो ये है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए रिसिपेंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ अदर देन द सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon
in such manner as may be prescribed. सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जीएसटी एक्ट में इस प्राविधान की आवश्यकता क्यों हुई? क्या इसका कोई मतलब सरकार से या जीएसटी से है? यदि सप्लायर को मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो सप्लायर के पास डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन हैं मेरे से वसूल करने के लिए। सरकार को जीएसटी में प्रावधान लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको समझना मेरे लिए जरा मुश्किल है, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं वो इसलिए करा गया है कि जो सप्लायर हैं उनको पेमेंट हो तो उनका बिजनेस भी प्रॉपर्ली चल सके। इसलिए जो है ये प्राविधान किया गया है कि यदि सप्लायर को आप 180 दिन के अंदर टैक्स इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो जो उससे संबंधित आपके द्वारा आईटीसी अवेल किया गया है उसको रिवर्स किया जाएगा, आपकी आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ा जाएगा और इंटरेस्ट के साथ में आपको उसको पेमेंट करना है। अब इससे संबंधित जो रिलेवेंट रूल है वो रूल 37 है। जो रूल 37 कहता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। पहला कहता है a registered person who has availed input tax credit on any inward supply of goods or services or both, but fails to pay to the supplier thereof the value of such supply along with tax payable thereon within the time limit specified in the second proviso to subsection 2 of section 16 shall furnish the details of such supply, the amount of value not paid and the amount of input tax credit availed of proportionate to such amount not paid to the supplier in form GSTR 2 for the month immediately following the period of 180 days from the date of issue of the invoice. इसमें एक चीज आप देखेंगे कि यदि 180 डेज में वो पेमेंट नहीं करता है तो उसे कहां पर शो करना है? इसमें कहते हैं रूल 1 में कि इनफॉर्म GSTR 2, जबकि GSTR 2 जो है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया है। तो तब ये प्रोविजन को इसे मतलब ये अकॉर्डिंगली अमेंड करना चाहिए था, वो अमेंड नहीं किया। और जो प्राविधान हमारे मेन प्रोविजो में है सबसेक्शन 2 ऑफ 2C 2 के प्रोविजो सेकंड में, उसके अनुरूप जो है इसे अमेंड करना चाहिए था, जो कि रूल को अमेंड नहीं किया। फिर लिखते हैं प्रोवाइडेड that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule 1 of the said Act shall be deemed to have been paid for the purpose of second proviso to subsection 2 of section 16. ये डीमिंग प्रोविजन लिया है, जहां पर कंसिडरेशन नहीं है वहां पे ये माना जाएगा पेमेंट हो गया है। सेकंड प्रोविजो लिखते हैं प्रोवाइडेड फर्दर that the value of supplies on account of any amount added in accordance with provisions of class B of subsection 2 of section 15 shall be deemed to have been paid for the purpose of second proviso to subsection 2 of section 16. ये भी डीमिंग प्रोविजन ये लेके आए हैं, और ये जो डीमिंग प्रोविजन लेके आए हैं 29/3/2019 से लेके आए। इसका सेकंड जो सब रूल 2 है, the amount of input tax credit referred to in sub rule 1 shall be added to the output tax liability
of the registered person for the month in which the details are furnished. Third rule है, the registered person shall be liable to pay interest at the rate notified under subsection 1 of section 50 for the period starting from the date of availing credit on such supplies till the date when the amount added to the output tax liability as mentioned in sub rule 2 is paid. 4 जो है ये प्रोविजो थर्ड से संबंधित है, ये प्रोविजो थर्ड से संबंधित है, जो कि प्रोविजो थर्ड में आपको समझाऊंगा तब मैं इसको आपको कंसीडर करूंगा। और जो सेकंड प्रोविजो है ऑफ सेक्शन 16(2) वो जब ही एप्लीकेबल है जबकि ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो। पहला, द टैक्सेबल पर्सन हैज रिसीव्ड द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज from the supplier against the tax invoice. The taxable person has availed the ITC of that supply of goods or services in tax period returns for GSTR 3B after fulfilling the condition of section 16(2) of the Act. C, the taxable person has fully or partly not paid the amount of the goods and CGST plus SGST or IGST as the case may be to the supplier within 180 days from the date of invoice. This second proviso will not be applicable where the tax is payable on reverse charge basis on supply. Even the payment to the supplier is not made within 180 days. यदि रिवर्स चार्ज बेसिस के हिसाब से आपने कोई टैक्स जमा किया है तो उसमें चाहे आपके द्वारा सप्लायर को पेमेंट 180 डेज में किया हो या नहीं किया हो, उसमें जो है ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होता है और उसमें आपको जो है रिवर्स नहीं करना है। ऑन द डिफॉल्ट, यदि ये डिफॉल्ट होता है 180 डेज के अंतर्गत आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका क्या करना होगा? taxable person has to pay the following amounts: the amount of CGST plus SGST or IGST as the case may be, which has been availed relevant to such supply in GSTR 3B, relevant to non-payment of amount to supplier. Second, if part payment is not made within 180 days, the amount of CGST plus SGST or IGST, as the case may be, in such proportion as the total amount to non-payment of amount shall be paid. The interest from date of availing ITC to the date of payment on the amount of CGST plus SGST or IGST, as the case may be, as output tax liability in GSTR 3B, ये आपको पे करना हो। अब बात ये आती है कि हमें 3B में कहाँ पे शो करना होगा, कैसे शो करना होगा। तो CBIC ने अभी सर्कुलर नंबर 170/02/2020 dated 6/7/2022 regarding the mandatory furnishing of the correct and proper information in the GSTR 3B and GSTR 1 इशू किया है। उसके अनुसार एज पर पैराग्राफ 4.3C, the reversal of ITC under Rule 37 of CGST rules, non-payment of consideration within 180 days by the supplier is to be shown in table 4B2, ITC reversed others case उसमें शो करना होगा। टेबल 4B2 में ITC रिवर्स्ड अदर्स के उसमें जो है शो करना होगा। इसमें बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो बिजनेसमैन को सामने आ रही हैं वो मैं आपको नीचे कुछ उसके उदाहरण दे रहा हूं। इन सब केसेस
the payment schedule terms between the parties are agreed for payment after 180 days from the date of invoice. वो 9 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी पेमेंट हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट हो सकता है. और in some cases, in certain percentage of the total amount is retained by the recipient of as performance security of the contracted work, and that amount is paid after a specified period, 1 year or 2 years as the case may be, which is generally more than 180 days. C, in such cases, the recipient retained the portion of CGST plus SGST or IGST, as the case may be, to safeguard the interest till the supplier filed the GSTR1, GSTR3B, along with due GST of the relevant tax period, which may be retained even for more than 180 days. In these circumstances, whether the taxable person has to pay the amount of tax interest as per second proviso to section 16(2) of the Act or not. As per second proviso of section 16(2), the amount towards the value of supply, along with tax payable thereon, within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier. And there is no exception in the proviso, and it will not make any difference if there is any agreement and terms of payment after 180 days between the parties. A taxable person has to pay the tax along with interest if the payment is not made within 180 days from the date of invoice. Similarly, in the cases of certain percentage of invoice value is retained as security for performance, or CGST plus SGST or IGST amount retained to safeguard his interest till filing of the GSTR or 3B by the supplier, and the said amount is paid after 180 days. Even then, as per second proviso of section 16(2), the taxable person has to pay the proportionate tax along with interest to the government. ये सेकंड प्रोविजो के बारे में मेरे जो विचार थे वो मैंने आपके सामने रखे. इसके बाद थर्ड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 16(2) of the Act provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by the and amount towards the value of supply of goods or services are both along with tax payable thereon. यदि वो सप्लायर को पेमेंट कर देता है तो सप्लायर रिसिपेंट जो है वो फिर उसका रीअवेल करने का लिए एंटाइटल होगा. और एज पर ऊपर जैसे मैंने कहा था 37(4) में रूल में ये प्रोवाइड भी करा हुआ है कि द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 4 of section 16 shall not apply to a claim for reavailing of any credit in accordance with the provisions of the Act or the provisions of this chapter that had been reversed earlier. तो इसमें जो हमारा रीअवेल करना है उसके लिए जो है वो रीअवेल हम कर सकते हैं. और रीअवेल करने के लिए सेक्शन 37(4) के हिसाब से कोई भी सेक्शन 16(4) का जो टाइम लिमिट है वो आड़े नहीं आएगा और हम कभी भी इसको क्लेम कर सकते हैं जब भी हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे. इस संबंध में भी जो CBIC ने सर्कुलर 170 जारी किया है 6/7/22 में, उसमें पैराग्राफ 4(3)(c) में reclaim of ITC under rule 37(4) of CGST rules on payment of consideration to the supplier, which ITC was reversed for non-payment of amount within 180 days
is to be shown in table 4A5, and all such reclaimed ITC is also to be shown in table 4D1 of GSTR 3B. इसमें 3B में जो हमें जो है 4A5 में भी शो करना है और 4D1 में भी शो करना है। 4D जो है वो फॉलोइंग स्टेटस के और अंडर डिफरेंट फॉलोइंग एक्ट में जो है रजिस्टर्ड होते हैं। जनरली जो है अंडर सोसाइटीज एक्ट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड होता है, अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, या अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और सेक्शन 8 ऑफ सब कंपनीज एक्ट 2030। इनके अंतर्गत जो हैं ये सारे जो हैं ट्रस्ट या एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं जनरली। और जो चैरिटेबल पर्पज है उसको डिफाइन किया है सेक्शन 215 में। सेक्शन 215 जो डिफाइन कर रहा है चैरिटेबल पर्पज को, वो चैरिटेबल पर्पज बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 215 में चैरिटेबल पर्पज को डिफाइन किया गया है और इसमें बहुत सी चैरिटेबल पर्पज जो हैं डिफाइन किए गए हैं। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। इसके बाद जो इनकम है चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन की, वो किस सेक्शन में वो टैक्स एग्जम्प्ट होगी, वो मेन चीज है। या तो वो सेक्शन 1023C के डिफरेंट क्लासेज में होगी या सेक्शन 11 में होगी। जो सेक्शन 1023C के क्लासेज हैं उसमें सब क्लास 3rd AB, जिसमें यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly or substantially financed by the government. Second, section 1023C, class 3rd AC, hospital or other institution wholly or substantially financed by the government. Third, section 1023C, 3rd D, university or education institution, if the aggregate annual receipts do not exceed the amount prescribed. Fourth, section 1023C, 3rd E, hospital or other institution, if the aggregate amount annual receipts do not exceed the amount prescribed. 5. Section 1023C4, any other fund or institution established for charitable purposes which may be approved by the prescribed authority. Section 1023C5, any trust including any other legal obligation or institution wholly for public religious purposes or wholly for public religious or charitable purposes which may be approved by the prescribed authority. 7. Section 1023C, 6. University or educational institution other than as mentioned in subclass 3rd AB and 3rd AD which may be approved by the prescribed authority. 8. Section 1023C, 6A, hospital or other institution other than as mentioned in subclass 3rd AC, 3rd AG, which may be approved by the prescribed authority. कॉलम ये गलत लिख दिया है, इसमें कॉलम नहीं। 9. सेक्शन 11, ये इन सेक्शंस में इन एनजीओ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की जो हैं इनकम जो है एग्जम्प्ट होती है, और जो इनकम एग्जम्प्ट होती हैं उनकी रिटर्न जो फाइल की जानी है वो सेक्शन 139 के सब सेक्शन 4A और 4C के अंतर्गत की जानी है। और वो सब सेक्शन 4A और 4C इस प्रकार है। 4A, every person in respect of income derived from property
held under trust or other legal obligation, wholly for charitable or religious purposes, or in part only for such purposes, or of income being voluntary contribution, referred to in subclass 2nd A of class 24 of section 20, shall, if the total income in respect of which he is assessable as representative assessee, the total income for this purpose being computed under this act without giving effect to the provisions of sections 11 and 12, exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax, furnish a return of such income of the previous year in the prescribed form and verified in the prescribed manner, and setting forth such other particulars as may be prescribed, and all the provisions of this act shall, so far as may be, apply as if it were a return required to be furnished under subsection 1. और 4C कहता है, every A research association referred to in class 21 of section 10, B news agency referred to in class 22B of section 10, association or institution referred to in class 23A of section 10, person referred to in class 23 AAA of section 10, institution referred to in class 23B of section 10, E fund or institution referred to in subclass 4, or trust or institution referred to in subclass 5, or any university or other educational institution referred to in subclass 3rd AB, or subclass 3rd AD, or subclass 6, or any hospital or other medical institutions referred to in subclass 3rd A, or subclass 3rd E, or subclass 6A of class 23C of section 10. तो ये 4C के अंतर्गत फाइल होना है. अब the ITR forms for various persons has been prescribed under Rule 12 of Income Tax Rule 1962. The relevant portion of the ITR filing by the charitable institution of Rule 12 are as under. Rule 12 जो है 12(1) में तो ये कहता है the income tax return, the return of income required to be furnished under subsection 1 or subsection 3 or subsection 4A or subsection 4B or subsection 4C or subsection 4D or subsection 4E or subsection 4F of 139 or class 1 of subsection 1 of section 142 or section 148 or section 153A relating to assessment year commencing on 1st day of April 2022 shall be A, B, C, D. इनको मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूं. E जो है in the case of person not being an individual or a Hindu undivided family or a company or a person to which class G applies be informed number ITR 5 and be verified in the manner indicated therein. F को छोड़ते हैं. G में जो है in the case of a person including a company whether or not registered under section 25 of Companies Act 1956 required to file a return under subsection 4A or subsection 4B or subsection 4C or subsection 4D or subsection 4E or subsection 4F of section 139 be informed number IT 7 and be verified in the manner indicated therein. The person claiming exemption under section 11 of the Act has to file the return of income under subsection 4A of section 139 of the Act, and the person claiming the exemption under various clauses of section 1023C of the Act has to file the return under subsection 4C of section 139 of the Act. As per Rule 19(1)G
of the income tax rules, the person who is required to file the return under section 139(4) capital A and 139(4) of the Act has to file the income tax return in ITR saving. तो जो भी ये एनजीओ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं या किसी भी क्लाज में सेक्शन 10(23)(c) में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, तो उनको ITR 7 फाइल करना है, ITR 5 फाइल नहीं करना है। ITR 5 किस दशा में फाइल करना है? जो the person who are not claiming exemption under section 11 of the Act और जो सब सेक्शन 4A of 139 में फाइल नहीं कर रहे हैं या जो सेक्शन 10(23)(c) के क्लासेस में रिटर्न इनकम एग्जम्प्ट क्लेम नहीं कर रहे हैं और 4C ऑफ सेक्शन 139 में एक्ट रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, वो ही अदर देन ITR 7 फाइल करेंगे। और ITR 5 फाइल कौन कर सकता है, ये मैं नीचे आपको बताना चाहता हूं। The form ITR is to be filed other than the following persons. इंडिविजुअल फाइल नहीं करेगा, HUF नहीं करेगा, कंपनी नहीं करेगा। Person required to file a return under subsection 4A, subsection 4B, or subsection 4C, or subsection 4D, or subsection 4E, or subsection 4F of section 139, consequently are liable to file under rule 12(1)(g) in form ITR 7. ये फॉर्म फाइल नहीं करेंगे, ITR 5 फाइल नहीं करेंगे। तो ITR 5 फॉर्म फाइल कौन करेगा? फर्म करेंगे whose income is not computed in accordance with the special provisions referred to in section 44AD, section 44ADA, and section 44AE of the Act for computation of income. LLP firm, local authority, AOP, BOI, cooperative bank, society registered under Societies Act 1860, other than exempt under section 11 or any clause of section 10(23)(c), trust other than exempt under section 11 or any clause under section 10(23)(c), primary agriculture credit society, rural development bank, business trust, investment fund, any artificial judicial person, estate of the deceased, estate of the insolvent, ये सारे persons जो हैं ये ITR 5 फाइल कर सकते हैं, करेंगे। तो जो चैरिटेबल NGO और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और जो क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 11 में अपनी इनकम या एनी क्लास ऑफ सेक्शन 10(23)(c), तो उसको जो है ITR 7 ही फाइल करना है। ये दोनों पॉइंट पे मेरे विचार थे जो मैंने आपके समक्ष रखे। इसके लिए आज जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तथा ऑर्गेनाइजर्स का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी अपने विचार आपके समक्ष रखने के लिए, और जो मेरी नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने आपके समक्ष रखे। इसमें यदि कोई आपकी शंका हो तो मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। यदि कोई सदस्य, धन्यवाद अग्रवाल साहब, और कोई सदस्य अगर कोई क्वेरी रखना चाहता है तो वो अपना क्वेरी रख सकता है। मैं तिवारी से अनुरोध करूंगा अगर माइक खोल दिया जाए। जो भी सदस्य क्वेरी रखना चाहते हैं वो अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं।
इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा, जो क्वेरी नहीं आ रही तो मैं अनुरोध करूंगा अपने रॉबर्ट्सटन से सतपाल जी से कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए। सतपाल जी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सतपाल जी, सरदार जी। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। आज के इस बहुत ही शानदार प्रोग्राम के लिए और मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे बड़े भाई पराग सिंघल साहब का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं यहाँ वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आया हूँ। आज के प्रोग्राम में हमारे बड़े भाई साहब, हम सबके अग्रणी और उत्तर प्रदेश में टैक्स की प्रैक्टिस में एक स्तंभ माने जाने वाले हमारे R.K. अग्रवाल साहब ने जो प्रेजेंटेशन आज दिया है सेक्शन 16 जीएसटी के CGST के सेकेंड और थर्ड प्रोविजो पर और ITR 5 और ITR 7 को लेकर, वो बहुत ही नॉलेजेबल था और मुझे लगता है निश्चित रूप से वो हमारे सारे प्रोफेशनल्स को और व्यापारियों को, जिन्होंने भी आज उनका प्रेजेंटेशन सुना है, समझा है, देखा है, वो बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। मैं इसके लिए अग्रवाल साहब को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी सारी एसोसिएशन की तरफ से, अपने सारे मेंबर्स की तरफ से, और आज की इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हमारे सारे मेंबर्स और जो अलग अलग जगहों से जूम मीटिंग के जरिए जुड़े हुए थे, अलग अलग जिलों से, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का सहयोग इसी तरह से बना रहेगा, मीटिंग को सफल बनाते रहेंगे। मैं अग्रवाल साहब से भी अनुरोध करूंगा कि हमें आपका सहयोग आगे भी, हम उम्मीद करते हैं कि मिलता रहे और बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सबको और आगे के लिए पराग सर के पास चलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सतपाल जी। मैं आमंत्रित करूंगा अपने बड़े भाई संतोष गुप्ता जी को, कानपुर से, जो हमारे एसोसिएशन के को चेयरमैन भी हैं। मैं संतोष गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा 2 शब्द में। धन्यवाद पराग जी। मैं आज के स्पीकर अपने बड़े भाई रामपुर से श्री R.K. अग्रवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ITC की जो एलिजिबिलिटी है, तो सेक्शन 16(2) के सारे सब क्लासेस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, वर्ड बाय वर्ड समझाया, और इसीलिए कोई क्वेरी मुझे लगता है कि हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स के सामने नहीं आई। ITR 5-7 के संबंध में जिन लोगों की भ्रांतियां थी, उसको भी अग्रवाल साहब ने बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों के सामने उसका डिस्टिंक्शन रख दिया कि किन परिस्थितियों में 5 फाइल होगा, किन परिस्थितियों में 7 फाइल होगा। और इसके वेबिनार के सुंदर आयोजन के लिए मैं अपने महामंत्री पराग सिंघल जी का धन्यवाद अदा करूंगा। अपने सभी साथियों को जिन्होंने जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, उन सबका भी हृदय से धन्यवाद। और ये आपको हम अपने चेयरमैन अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी लखनऊ की तरफ से, अपनी ओर से, पराग जी की तरफ से और सभी एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स की ओर से ये हम आप सबसे वादा करते हैं कि जब कभी भी आप लोग जिस मीटिंग में, जिस विषय में चाहेंगे, उस विषय में वेबिनार आयोजित किए जाते रहेंगे। और हमारे अभी बीच में इतने अच्छे स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे विद्वान हमारे वक्ता हैं, जो हर विषय को बड़े अच्छे से कर सकते हैं, उनको आपके सामने वेबिनार में स्पीकर के रूप में लाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी यदि आपकी कोई मांग है तो हम बाहर से और भी दूसरे शहरों से, प्रांतों से जुड़े हुए अच्छे अच्छे स्पीकर आप सबके सामने लाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वेबिनार में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पराग जी कृपया आगे प्रोसीड करें। धन्यवाद बड़े भाई संतोष गुप्ता जी। और मैं साथ ही बता दूं, अगली वेबिनार 1 अक्टूबर को होगी नए विषय के साथ में, और आपको लिंक भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ अग्रवाल भाई साहब को और आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। 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 नमस्कार।